नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि आज दोनों सदनों में किन मुद्दों पर हुई चर्चा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को मिली संसद की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश नागालैंड में स्थापित पारिवारिक न्यायालयों को मिलेगा वैधानिक कवर। उच्च सदन में अवरोध के कारण कार्यवाही रही बाधित। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का उठाया मुद्दा। सदन के नेता पीयूष गोयल ने आरोपों को बेबुनियाद दिया करार। कहा, कानून करेगा अपना काम। विपक्ष के अवरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही भी रही बाधित। ईडी की कार्रवाई, महंगाई और जीएसटी दर वृद्धि सहित मुद्दों पर विपक्षी दलों ने पैदा किया अवरोध। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को बृहस्पतिवार को संसद की मंजूरी मिल गई। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने हर राज्य में और हर जिले में परिवार अदालतों की स्थापना को समय की मांग बताया और कहा कि वर्तमान में इन अदालतों में 11 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जिन्हें समय पर निस्तारण जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में 715 परिवार अदालतें हैं और इस साल मई महीने तक इनमें 11,43,000 मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि परिवार अदालतों के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि मामलों का निपटारा समय पर हो सके और सरकार अवसंरचना के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में कुटुंब अदालतें अपनी स्थापना की तारीख से ही काम कर रही हैं और राज्य सरकार के साथ कुटुंब अदालतों की कार्यवाही को विधि मान्य करना अपेक्षित है। इसलिए इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके माध्यम से इन दोनों राज्यों में कुटुंब अदालतों के अधीन की गई सभी कार्रवाई को पूर्ण प्रभाव से विधि मान्य किया जा सकेगा। जैसे बिहार से हमारे ठाकुर साहब ने कहा, अन्य सदस्यों ने पूछा, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान में एक फैमिली कोर्ट बनना चाहिए। ये हमने सुझाव राज्य सरकारों को भी कह दिया है और साथ साथ में हाई कोर्ट्स को भी, क्योंकि हाई कोर्ट्स और राज्य सरकार मिलकर के तय करते हैं कि कितना फैमिली कोर्ट कहाँ बनना है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, हमारे माननीय सदस्यों के जो आवाज़ है उससे मैं सहमत करता हूँ कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक फैमिली कोर्ट बनाया जाए और जितना जल्दी हो सके जो 11 लाख से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी सुलह किया जाए। सभी पार्टियों के सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। जो संविधान संशोधन विधेयक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे मंत्री जी के द्वारा 2 राज्यों को न्याय दिलाने के हेतु कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ी हुई हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने में विश्वास करता है। संशोधन अधिनियम के शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई थी। किए गए कर्तव्य की गई नियुक्तियों और शक्तियों कार्यों को वैध माना जाएगा। दूसरे शब्दों में हिमाचल प्रदेश में परिवार न्यायालय का कामकाज 15 फरवरी 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने तक और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 के बीच संशोधन अधिनियम प्रारंभ होने तक वैध माना जाएगा। इन संशोधन लाने का कारण हिमाचल प्रदेश में 3 परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती है। महोदय, यह संशोधन विधेयक मुख्य रूप से कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 1(3) में संशोधन करने के लिए लाया गया है, जिसे हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड
अब तक जो भी वहाँ न्यायालय द्वारा फैसले हुए हैं वह वैध हो। इन दोनों राज्यों में बिना केंद्र की अनुसूचना के ही न्यायालय काम कर रहा था, अब उसकी वैधता मिल जाएगी। Institution is extremely necessary. Is a family-centered nation, but also rifts between family members, especially between two married adults, are quite prominent. We are now in the present wherein two unhappy adults in a marriage are considerate of seeking a decree of divorce mutually. Women now, unlike the past, have become more vocal in about the facets of domestic violence. Hence, they are quick to approach the courts for the grievances redressal. Himachal Pradesh and Nagaland is not having the special court, family court. That is why the amendment has brought by before the Honorable House. Sir, I am recommending that whatever the government has taken. At the same time, sir, I want to see that in Tamil Nadu, 40 family courts are available. Tamil Nadu, 40 is established. The family courts need to be generally sensitized. Time to be prescribed. Such procedure, with regard to the another important aspect, I require the Honorable Law Minister to pay the attention. With regard to the procedure in family court, has to be simplified. Now it is dealing with the criminal procedure code and civil procedure code deals with the procedural aspect. Unless procedure is simplified, the delay cannot be avoided. So procedural acts also have to be amended. स्वायत्त निकायों और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर विपक्ष के अवरोध के बाद राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने जांच एजेंसियों, अग्निपथ योजना और अन्य मुद्दों के कथित दुरुपयोग पर कांग्रेस और आप द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को भी खारिज कर दिया। लगातार अवरोध के बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। I am only hearing his observation. ये इसको वीडियो कौन बनाया साहब? Both sides. उनका Both sides. उन्होंने किया। House stands adjourned to 12 noon. दोपहर 12 बजे से पहले स्थगन के बाद जब सदन की बैठक फिर से शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और अन्य सदस्यों ने फिर से सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में सरकार पर आरोप लगाए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार कभी भी केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में कोई दखल नहीं देती है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक ये विषय गया है। और जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो आज जेल में अगर और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो मैं चाहता हूं ऑपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय के भागना चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की।
देखिए, आप जरा सोच करके देखिए कि देश की आज़ादी के बाद इस प्रकार का सबकी सहभागिता वाला ये पहली बार कोई अभियान लिया गया है। वास्तव में प्रधानमंत्री जी की जो सोच है सबको देश के साथ, समाज के साथ जोड़ने की है और ये अद्भुत है। 75वां वर्ष है, हमारा अमृतकाल चल रहा है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वाधीनता के उस उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए, तिरंगे का जो मान है उसके साथ जुड़ना चाहिए और अपने घर पर उसको लगाना चाहिए, गर्वित होना चाहिए। मैं समझता हूँ अद्भुत ये कार्यक्रम है और पूरे देश के अंदर इसके विषय में उत्साह भी है और निश्चित रूप से मुझको पूरा विश्वास है कि पूरा देश उस दिन तिरंगों से लहर जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सदन दिन भर में। और अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन की शुरुआत अवरोध के साथ हुई। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सदन में गतिरोध पैदा किया। गुरुवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने ईडी की कार्यवाही, जीएसटी और महंगाई के मुद्दों पर गतिरोध पैदा करना शुरू कर दिया। विपक्ष के गतिरोध के बीच प्रश्नकाल 11:30 बजे तक चला। लोकसभा अध्यक्ष ने गतिरोध कर रहे सदस्यों से सीट पर जाने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने गैलरी में आए सदस्यों को कहा कि अगर वो अपनी सीट पर वापस नहीं गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार गतिरोध के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, बेल में खड़े होकर आसन से बात करोगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए, बेल खड़े आसन वाले। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस सदस्यों ने फिर से नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इस बीच 2 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। सरकार ने 21 मई को कोकिंग कोल और फेरो निकल समेत इस्पात उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की थी। इसी तरह केंद्र सरकार ने 30 जून को कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन का उपकर या अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। सदन ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में और वित्त अधिनियम 2002 की 8वीं अनुसूची में संशोधन संबंधी दोनों सांविधिक संकल्पों को विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद सदन में विपक्ष का अवरोध जारी रहा। पीठासीन किरीट सोलंकी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। अवरोध नहीं थमने पर उन्होंने बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, आप सब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि हमें बहस करनी चाहिए, सभा की कार्यवाही चालू करनी चाहिए। ये जो आपका व्यवहार है ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी सीटों पर आप बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 5 अगस्त 2022 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। महंगाई और ईडी की कार्रवाई पर विपक्षी दलों के अवरोध के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने से संबंधित सवाल उठाए गए। प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख मौतें इस देश में होती हैं और सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक कार में कम से कम 6 एयर बैग जो है वो लगे होने चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट के बाद हम उनकी जान बचा पाएं। और इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो अक्टूबर 2022 है, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। ये अगस्त का महीना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये कब तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी फिलहाल 2 एयर बैग ऑलरेडी कंपलसरी है, पीछे बैठने वाले लोगों को एयर बैग नहीं है और इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा है कि एयर बैग की कीमत केवल 800 रुपये आती है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयर बैग होगी और लोगों की जान बचाएंगे। इसके बारे में ये प्रस्ताव विचाराधीन है, जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। Sir, constant supply of chain disrupting the continue, one of the biggest obstacle coming from Indian EV manufacturers.
the Indian manufacturers are struggling to South lithium-ion batteries, which are largely imported from China, South Korea and Taiwan. While the price of batteries, lithium carbonate, a key input, have gone up 400% year on year. पेट्रोल से 1 किलोमीटर 11 रुपये 50 पैसे, डीजल से 9 रुपये 50 पैसे, सीएनजी से 7 रुपये और ईवी से 1 रुपया। इसमें कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी ये बहुत बड़ी है, जो 50% आती है, जो सम्मान्य सदस्य ने पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में लिथियम आयन बैटरी की कीमत $180 पर किलोवाट आवर थी, 2021 में $140 पर किलोवाट आवर हुई, 2022 में $135 पर किलोवाट आवर हुई। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आज से 2 साल के अंदर ईवी के हमारी मोटर, हमारी स्कूटर और सब प्रकार की कीमतें पेट्रोल के बराबर 2 साल के अंदर होगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये जो फंड्स एलोकेट हुए हैं इस CRI इन रोड्स में, ये एविएशन स्किल डेवलपमेंट में जो है, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये जो एयरपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जो लोग कार्यरत रहते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए क्या सरकार ऐसे डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाने के किसी प्लान में है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे इसकी कमी होने की वजह से नौजवानों को अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। मानव संसाधन में भी हमें वृद्धि लानी होगी और इसी सोच और विचारधारा के साथ एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा, जहां एक तरफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के आधार पर करीब 110 एफिलिएटेड निजी क्षेत्र के ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में स्थापित हुए और इन सेंटर्स के आधार पर आज टोटल कैंडिडेट्स असेस्ड और सर्टिफाइड दोनों करीब 21,000 ऐसे कैंडिडेट सर्टिफाई हो चुके हैं। ट्रेनर सर्टिफाइड 231 हुए हैं, असेसर सर्टिफाइड 83 हुए हैं और एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर्स इसके साथ 110 हैं। क्या सरकार महिलाओं के सुविधाओं को देखते हुए सोलर एनर्जी, न्यू एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना, प्रोग्राम शुरू किया है क्या? ये गैस सिलेंडर का एक अच्छा विकल्प भी बन सकता है, यदि हाँ तो इसके लिए अभी तक क्या प्रोविजन और फंड डिक्लेयर किए हैं? तो इसके बारे में सरकार को चिंता है। तो हम लोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इस पर हम लोगों ने प्रयोग किया। 2-3 तरीके के सोलर चूल्हे, सोलर कुकर डेवलप हुए हैं और वो अभी ट्रायल में है। अभी उसका दाम अधिक है। एक सोलर कुकर का उसमें सोलर पैनल का कॉस्ट ये सब ले करके एक का दाम 45,000 रुपये आता है। हम लोग अभी ट्रायल कर रहे हैं। एक दूसरे का दाम जो कि ज़्यादा बड़ा है, जिसमें ज़्यादा पैनल लगता है, 1 लाख से ऊपर दाम आता है। इसके बाद लोकसभा में मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित कागजात पटल पर रखे। आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूँ। नंबर 5 श्री रामेश्वर तेली जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कौशल किशोर जी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। रामवीर श्रेष्ठ को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।